प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन वाला जो चैप्टर है ना, वो अपना फिजिक्स का चैप्टर है, ठीक है, लाइट वाला। तो हम वो वाला स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें सबसे पहले आपको देखना है प्रकाश क्या होता है ना, लाइट क्या होता है, ठीक है। ये फिजिक्स स्ट्रीम का आपका चैप्टर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि फर्स्ट टू फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा और चौथा जो चैप्टर है वो आपका किसका है, केमिस्ट्री का है। उसके बाद 5, 6, 7, 8 चैप्टर आपका जो है वो बायो का आएगा। उसके बाद का जो 9th चैप्टर है आपका, 9, 10, 11, ठीक है, ये आपके फिजिक्स के आएंगे 11, 12 तक। और लास्ट वाला जो 13 चैप्टर है ना, वो आपका रहेगा किसका, इन्वायरमेंट का, ठीक है। वो ईवीएस का रहने वाला है, ठीक है। अब सबसे पहले जो यहाँ पे चैप्टर में एक वर्ड आता है लाइट, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या होता है। अब देखो, आप सोचो कि बिना लाइट, विदाउट लाइट के आप कोई भी चीज देख नहीं पाते हो, ठीक है। यदि आप एक डार्क रूम में भी हो, ठीक है, यदि एक डार्क रूम में हो, आप बिल्कुल अंधेरा कमरा है जहां पर लाइट नहीं है, ठीक है, जहां लाइट नहीं है, तो आप कोई चीज को देख नहीं पाते हो, ठीक है। देखो क्या नाम है चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, ठीक है। चैप्टर है आपका प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। यहाँ पे अपन प्रकाश की दो घटनाओं के बारे में सीखेंगे, एक परावर्तन और एक अपवर्तन, ठीक है। परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि लाइट क्या होता है, ठीक है, प्रकाश क्या होता है। चलिए, तो लाइट एक एनर्जी होती है, प्रकाश क्या होता है, एक एनर्जी होती है जो हमें वस्तुओं को या हमारे आसपास की चीजों को देखने में हेल्प करती है, ठीक है। जो लाइट है ना, प्रकाश, उससे क्या कर पाओगे आप, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, वस्तुओं को क्या कर पाओगे, देख पाओगे। लेकिन यदि लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो आप चीजों को देख नहीं पाओगे। अब जैसे दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक वो जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, ठीक है, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, ठीक है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके पास खुद की लाइट होती है, मतलब जो अपनी सेल्फ खुद की लाइट से चमकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि आप सन की बात करते हैं, हम किसकी, सन की, तो उसके पास अपनी खुद की लाइट है ना, और वो अपनी खुद की लाइट से चमकता है, ठीक है। और यदि मैं एक जलती हुई टॉर्च की, अब मैंने टॉर्च को जला दिया, टॉर्च के पास खुद की लाइट है, ठीक है, तो वो खुद की लाइट से ही विजिबल है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो खुद की लाइट से विजिबल नहीं होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। अब जैसे आप एक कंडीशन सोचो कि आप एक डार्क रूम में हैं, एकदम अंधेरा है, वहां पर एक पॉइंट साइज का भी वहां पर उजाला नहीं है, लाइट नहीं है, ठीक है। अब वहां पे यदि ऐसे ऑब्जेक्ट हुए जिनके पास खुद की लाइट है तो वो हमें विजिबल हो जाएंगे। बट यदि ऐसे ऑब्जेक्ट हुए जिनके पास खुद की लाइट्स नहीं है तो वो हमें विजिबल नहीं होंगे। अब यदि मैं उसी अंधेरे वाले रूम में, बिल्कुल भी लाइट नहीं है, जिसमें जलती हुई टॉर्च रखी है, मैंने टॉर्च कैसी है, जल रही है, तो उसके पास उसकी ऑन लाइट है, ऑन लाइट है, तो वो हमें विजिबल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं टॉर्च ना रख के मैं वहां पर एक बुक या कुछ ऐसी चीज रखती हूँ जिसके पास खुद की लाइट नहीं है, अंधेरे कमरे में एकदम, बुक रख दिया या बैग रख दिया या पेन रख दिया, कुछ भी। अब इनके पास खुद की लाइट्स नहीं होती है ना, तो आपको वो चीज दिख पाएगी क्या, नहीं दिख पाएगी, ठीक है। आपको वो चीज नहीं दिख पाएगी, क्यों, क्योंकि उसके पास खुद की लाइट नहीं है, वो शाइन नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी रोशनी हमारे आंख में नहीं जा रही है। और यदि आप फिर उस रूम में थोड़ा सा भी उजाला ले आओगे, थोड़ी सी भी लाइट ले आओगे, तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले लाइट आएगी, बाहर से लाइट आएगी और फिर वो आपकी आंखों में एंटर करेगी, तब वो चीज आपको दिख जाएगी, ठीक है। जो अब जैसे हमारे पास भी हमारी खुद की लाइट नहीं है, ठीक है, हमारे पास भी खुद की लाइट नहीं है हमारी, आपको यदि अंधेरे वाले रूम में खड़े कर देंगे, बिल्कुल एकदम, बिल्कुल भी उजाला ना होगा, तो आप विजिबल नहीं हो पाओगे। क्यों, क्योंकि आपके पास भी खुद की लाइट्स नहीं है। यदि थोड़ी सी भी लाइट आपके ऊपर आई
और वो लाइट फिर किसी की आंखों में जाती है तो हमें वो चीज दिखती है। ठीक है, तो कुछ कुछ चीजें तो अपनी खुद की लाइट से शाइन करती है, लेकिन कुछ चीजें जो है वो बाहर के प्रकाश या कुछ कोई सा भी लाइट ले सकते हो आप, बल्ब की लाइट या टॉर्च की लाइट या बाहर की सनलाइट, उनसे विजिबल होती है। ठीक है, अच्छा आंखों का काम क्या होता है? इमेज बनाने का। ठीक है, आईज जो होती है इसका काम क्या है? इमेज बनाने का। ये इमेज बनाती है, आंखें जो है वो क्या बनाएंगी? इमेज बनाती हैं। ठीक है, लेकिन ये इमेज ना आपको दिखाता कौन है? ब्रेन। मतलब इसका सिग्नल जब तक ब्रेन के पास नहीं जाएगा तब तक आपको वो चीज, आपने क्या देखा है वो इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अब इमेज बनाने का काम आंखों का है, लेकिन इमेज बनती कैसे है? इमेज बनेगी कैसे? जब लाइट ऑफ रेज जो होगी, लाइट की जो रेज होंगी वो हमारी आंखों में एंटर करेगी और वो मीट करेगी, तब जाके इमेज बनता है किसी चीज का। ठीक है, हमारी आंख में एक लेंस होता है। ठीक है, एक लेंस होता है हमारी आंख में, उसके थ्रू उससे जब लाइट पास होकर जाती है और जब वो लाइट ऑफ रेज मीट करती है ना, तो उस पॉइंट पे ही क्या बनता है? इमेज बनता है। तो आंखों का काम सिर्फ इमेज बनाने का है। ठीक है, इमेज कैसे बन रही है? कि जब लाइट ऑफ रेज आपकी आंखों में जाती हैं और वो मीट करती हैं, तब जाके क्या बनता है? इमेज बनता है। और उस इमेज को ब्रेन तक कौन लेकर जाता है? उस इमेज को ब्रेन तक लेके जाता है हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारे पास नर्व सेल्स होती हैं और वो नर्व सेल्स जो होती हैं वो उस इमेज को आगे बढ़ाकर किसके पास लेकर जाती हैं? ब्रेन के पास। आंख ने सिर्फ क्या बनाया है? इमेज बनाया है, और वो भी उल्टा, है ना। आंखें जो होती है ना, हमारी आईज जो होती है, उसके अंदर जो लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, उत्तल दर्पण, सॉरी उत्तल लेंस, तो वो क्या करता है? उल्टा इमेज बनाता है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज उसका ऐसा बनेगा। ठीक है, अभी हम दर्पण और लेंस दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बस जो चीज हम दर्पण में पढ़ेंगे ना, वो वहां पे लेंस में बिल्कुल थोड़ी अपोजिट हो जाती है। ठीक है, लेकिन पहले आपको प्रकाश समझ में आ गया, लाइट क्या होता है? लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक एनर्जी होती है जो हमें देखने में मदद करती है, मतलब कोई भी चीज को विजिबल बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, अब लाइट ऑफ रेज आपकी आंखों के अंदर एंटर करेगी, तब जाके क्या बनेगा? इमेज बनेगा, लेकिन सिर्फ इमेज बनेगा आपके रेटिना पे। उसके बाद उस इमेज को लेकर जाएगा कौन? नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो है, नर्व सेल्स जो है वो कनेक्ट होती जाएंगी, आपका नर्वस सिस्टम बनता है उससे। ठीक है, नर्वस सिस्टम की जो छोटी यूनिट है वो नर्व सेल है। एक सेल होती है हमारी बॉडी में जिसे बोलते हैं हम नर्व सेल, और वही नर्व सेल क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम बनाती है। तो वो उस इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में हमारे ब्रेन तक लेकर जाती है, और तब हमें ब्रेन उस उल्टा इमेज को सीधा करके बताता है कि आपने क्या देखा। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। क्या नेम है आपके चैप्टर का? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। परावर्तन एवं अपवर्तन। अब पहले ये जो दोनों चीजें हैं ये कब होती हैं? ये लाइट के ही घटनाएं हैं, लेकिन ये कैसे और किसके साथ होती हैं वो आपको समझना है। देखो प्रकाश, तो मैंने आपको बता दिया लाइट क्या होता है, कि एक एनर्जी है जो हमें देखने में हेल्प करती है चीजों को, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप उसे ऐसे याद रखो बस। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम पहली वाली जो घटना है परावर्तन और अपवर्तन, परावर्तन जो है इसकी हम बात करेंगे, लेकिन आप पहले वो समझो कि परावर्तन कैसे ऑब्जेक्ट के साथ होता है और अपवर्तन कैसे ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, अब देखो दो प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट और एक नॉन ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी, और नॉन नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब अपारदर्शी। ट्रांसपेरेंट वो होते हैं जिसके आर पार देखा जा सकता है, और नॉन ट्रांसपेरेंट वो
जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। ठीक है, तो यदि सरफेस कैसी होगी, नॉन ट्रांसपेरेंट होगी। कैसी होगी, यदि सरफेस होगी नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब कि अपारदर्शी। अब यदि सरफेस कैसी है, नॉन ट्रांसपेरेंट है मतलब अपारदर्शी है, तो आप सोचो अपारदर्शी होगी यदि आपकी सरफेस, नॉन ट्रांसपेरेंट होगी तो उसके आर पार लाइट जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। जैसे ये बोर्ड देखो आप, बोर्ड इसके पीछे का आपको विजिबल है क्या, नहीं, मतलब इससे लाइट आके टकरा के फिर वापस चले जाएगी। तो ये वाली घटना जब जब कोई सतह है कैसी हो, अपारदर्शी हो, तो उससे प्रकाश टकराने के बाद क्या हो जाएगा, बाउंस बैक हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये घटना को आप क्या बोलते हैं, परावर्तन। तो परावर्तन किसी सतह के साथ होता है, याद रखना, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा नहीं जा सकता। अब इसीलिए ना हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पता है क्या, दर्पण। दर्पण पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं अपन मिरर। क्या बोलते हैं, मिरर इंग्लिश में। अब इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे आपके घर में जो आप फेस देखते हो ना, वो मिरर होता है, लेकिन आप उसे क्या बोल देते हो, कोई कोई उसे बोल देता है कांच है, बोलते हैं ना, कांच बोलते हैं ना, लेकिन गलत है। आप कांच उसे बोल रहे हो तो गलत है, मिरर बोल रहे हो तो सही है। क्योंकि कांच जो है ना वो आता है ग्लास, ग्लास के अंदर ग्लास आता है ना, ग्लास जो होता है इसे कांच को बोलते हैं इंग्लिश में, ग्लास। और ये जो ग्लास होता है ना, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और जो जिसमें आप आपका फेस देखते हो ना, वो कांच नहीं है, वो क्या रहेगा, आपका दर्पण। क्योंकि वो तो क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार तो लाइट जा ही नहीं सकती है। और ग्लास क्या है, ग्लास जो जिसके आर पार देखा जा सकता है। आपने देखा है गेट होता है ऐसा जिसके आर पार दिखता है ना, ग्लास वाला जो गेट होता है उसके आर पार दिखता है, तो वो होता है कांच। ठीक है, जिसके आर पार आपको चीजें विजिबल हो। और दर्पण वो जिसके आर पार नहीं देख सकते आप। ठीक है, जिसके आर पार देखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। अच्छा देखो, अब कांच की खिड़की होती है, अपन बोलते हैं कांच की खिड़की, तो वो कांच बोल रहे हो आप, दर्पण की खिड़की थोड़ी ना बोल रहे हो, आईना थोड़ी है वो, कांच की खिड़की आप बोल रहे हो। तो वो कांच कैसा रहता है खिड़की का, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो वो ग्लास की आप बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, ग्लास की, ग्लास की बात आप कर रहे हो, और जिसके आर पार दिखता है ना। अब देखो एक अपन एग्जांपल लेते हैं, कार वाला, कार जो होती है आपकी, कार देखी है आप सबने। अब देखो इसमें आपको ग्लास भी दिखेगा और मिरर भी दिखेगा, ग्लास भी दिखेगा और मिरर भी दिखेगा। कैसे, अब देखो यदि अपन साइड मिरर की बात करते हैं, साइड में जो होता है उसे उसे कांच नहीं बोलोगे, उसे क्या बोलेंगे, मिरर, दर्पण बोलोगे। और जो उसकी विंडोज होती हैं, विंडोज अपन बोलते हैं ना कांच की होती हैं, तो उसके आर पार दिखता है कि नहीं दिखता आपको, आर पार चीजें विजिबल होती है ना, तो वो आप बोलते हैं ना ग्लास विंडोज है, मतलब कांच की विंडोज है। तो वो कैसी होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है ना। तो जो कांच की विंडोज होती हैं वो कांच है, वो ग्लास है, और वो कैसी होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है, और जो दर्पण होता है ना, उसका साइड वाला जो मिरर होता है, साइड मिरर जो होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, उसके आर पार आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो ये समझ में आ गया किसको कांच बोलना है और किसको दर्पण बोलना है। जो नॉन ट्रांसपेरेंट है, जिसके आर पार नहीं जा सकती लाइट, वो दर्पण होता है, वो मिरर होता है। और कांच या ग्लास वो होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और जिसके आर पार लाइट जा सकती है। जैसे कार वाला एग्जांपल हमने लिया था, कार की विंडो की यदि मैं बात करूं तो वो ग्लास है, वो पारदर्शी है क्योंकि, और उसके आर पार लाइट जा सकती है। और यदि मैं बात करूं उसके साइड मिरर की, साइड मिरर की मैं बात करूं, दर्पण की मैं साइड मिरर जो होता है उसकी बात करूं, तो वो उसके आर पार लाइट नहीं जा सकती। ठीक है, आया समझ में। और वो कैसी सरफेस हो जाएगी आपकी, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो ये तो आपको पता चल गया है कि परावर्तन कौन सी सरफेसेस के साथ होता है। परावर्तन उन सरफेसेस से होता है जिनके आर पार लाइट नहीं जा सकती। मतलब कि वो सरफेसेस कैसी होती हैं, अपारदर्शी होती हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट होती हैं, जिनसे प्रकाश टकराने के बाद वापस लौट जाता है, वो होती है अपारदर्शी। ठीक है, नॉन ट्रांसपेरेंट। तो और अपवर्तन क्या होता है, वो किसके साथ हो जाएगा, पारदर्शी के साथ। अपवर्तन किसके साथ होगा,
पारदर्शी चीजों के साथ होगा, मतलब जिनके आर पार लाइट जा सकती है, तो वो अपवर्तन हो गया। आपको पता है पानी, वाटर से भी हो सकता है कि वाटर के अंदर भी लाइट जा सकती है, तो वहां पर भी अपवर्तन हो सकता है। लेंस जो होता है ना, लेंस की मैं बात कर रही थी, जैसे हमारी आंखों में लेंस जो है उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो वो लेंस जो है वो क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसके आर पार लाइट जा सकती है, और तभी तो क्या बनती है? इमेज बनती है। ठीक है, इमेज इसमें भी बनती है, इमेज इसमें भी बनती है, लेकिन याद रखना इसमें क्या होता है, अपवर्तन में क्या होता है कि लाइट ऑफ रेज जो है ना वो उसके आर पार जाके मीट करती है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट है उसमें जो लाइट है वो दर्पण से टकराने के बाद वापस क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है, वापस लौट जाती है, और तब इमेज बनती है। ठीक है, आया समझ में? अब देखो, तो परावर्तन होता है आपका नॉन ट्रांसपेरेंट, मतलब अपारदर्शी सतह के साथ जिसके आर पार लाइट ना जा सके, और अपवर्तन होता है आपका पारदर्शी, मतलब कि ट्रांसपेरेंट सरफेसेस जो होती है ना उसके साथ होता है। ठीक है, चलिए अब हम प्रकाश की सबसे पहली वाली घटना किसकी बात करेंगे? परावर्तन की। ठीक है, अब एक चीज और समझ लो, इसमें इस चैप्टर में देखो दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे हम, और लेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। अब आप चीजों को कनेक्ट कर पाओगे कि दर्पण और लेंस दोनों ही क्यों दिए हैं। दर्पण इसलिए दिया क्योंकि ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? और इससे क्या हो सकता है? परावर्तन। और लेंस कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, और इससे क्या हो सकता है? अपवर्तन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पहले दर्पण पढ़ेंगे हम, उसके उसके बाद लेंस। देखो पहले पढ़ेंगे परावर्तन, फिर परावर्तन किससे होता है? दर्पण से, तो दर्पण पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे अपवर्तन, और अपवर्तन किससे होता है? लेंस से, तो लेंस पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लो, परावर्तन। बेटा ये आपका 9th वाला चैप्टर है ना। मैंने आपको समझाया था ना कि हम केमिस्ट्री भी ऐसा नहीं कि पहले पूरी ही केमिस्ट्री पढ़ देंगे, हमें तीनों चीजों को बैलेंस करना है ना, तो फिजिक्स भी पढ़नी है हमको। अब लिखो, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो क्या लिखा हमने, प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। मतलब यदि आप कोई सरफेस लोगे, मतलब कोई चीज आपने ली और उससे प्रकाश टकरा के वापस लौट गया, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम भी आपको बनाना है। इसमें आप चाहो तो उदाहरण लिख सकते हो, दर्पण से परावर्तन। उदाहरण में आप लिख सकते हो दर्पण से परावर्तन।
अब दर्पण से जो होता है वो परावर्तन होता है। जब दर्पण से लाइट टकराती है तो क्या होता है, परावर्तन होता है। अब देखो नोट, एक चीज याद रखना, परावर्तन की घटना में माध्यम परिवर्तित नहीं होता। ये चीज आपको समझ में आएगी जब हम अपवर्तन भी पढ़ेंगे ना। अपवर्तन में माध्यम चेंज हो जाता है, लेकिन परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता। देखो हमने क्या बोला, उसी माध्यम में वापस लौटती। तो परावर्तन की घटना में मीडियम जो है वो चेंज नहीं होता। मीडियम बताऊंगी क्या होता है अभी, ठीक है। लेकिन अपवर्तन में माध्यम चेंज होता है, ठीक है। आप लिख लो, परावर्तन की घटना में माध्यम, परावर्तन की घटना में माध्यम नहीं बदलता, ऐसा लिख लो। मतलब मीडियम इसमें चेंज नहीं होता है। परावर्तन की घटना में माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, माध्यम चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब देखो आप है ना, जब अपवर्तन पढ़ोगे ना तो आपको दो माध्यम के बारे में पढ़ना होगा। और दो माध्यम कौन से, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है आपका विरल माध्यम। दो माध्यम के बारे में आप पढ़ेंगे। एक माध्यम होता है आपका सघन और एक होता है आपका विरल। अब आप बोलेंगे मैम ये क्या है, अब सुनो समझना, ठीक है। लिखना मत इस चीज को, सिर्फ याद रखना है। एक माध्यम होता है आपका सघन और एक होता है आपका विरल। अब इसको समझना बहुत आसान है, बहुत ही। अब यदि मैं आपको बोलूं कि आप आपका हाथ पानी में डालो और मूव करो, और अब एक और कंडीशन में बोल रही हूँ, आप आपका हाथ हवा में हिलाओ। समझ में आया कि जब पानी में हाथ हिलाते हो या हवा में हाथ हिलाते हो तो कोई फर्क होता है, नहीं होता फर्क। क्या फर्क होगा बताओ। मैं पानी पानी के अंदर आपको हाथ डालने को बोलूं, पानी भरा हुआ है बहुत सारा, और उसमें बोलूं कि आप हाथ को मूव करो, और मैं हवा में हाथ को मूव करने का बोलूंगी, मैं कुछ चेंजेस रहेंगे। हाँ सिंपल, पानी में हाथ को हिलाओगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा, बल लगेगा ना। लेकिन हवा में मूव करोगे तो बल लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा। इसका मतलब वो माध्यम जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, जगह कम होती है, डेंस होता है, जो माध्यम घना होता है, उसे अपन बोलते हैं सघन माध्यम। और वो माध्यम जो जिसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिसमें बहुत सारा स्पेस होता है, गैप होता है, फ्री मीडियम जो होता है, वो होता है आपका विरल माध्यम, ठीक है। इसे बोलते हैं अपन डेंस मीडियम। डेंस का मतलब होता है घना। डेंस का मतलब क्या होता है, घना। मतलब वहां पे पार्टिकल्स बहुत सारे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है उसमें ट्रेवल करने में। लेकिन जो विरल माध्यम है वो होता है रेयर मीडियम। क्या होता है, रेयर मीडियम। अब रेयर मीडियम में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा दूर होते हैं और बहुत गैप होता है, इसलिए वो फ्री मीडियम होता है एकदम, ठीक है। तो सघन माध्यम वो जिसमें पार्टिकल्स पास पास होते हैं, गैप कम होता है, डेंस होता है, जो घना मीडियम होता है। और विरल माध्यम वो जो क्या हो गया ये, वेट, और विरल माध्यम वो जो माध्यम कैसा होता है, लाइट होता है। मतलब जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा ज्यादा क्या होते हैं, दूर होते हैं, उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। वो विरल माध्यम होता है आपका। चलो अब परावर्तन हमने लिखा था। परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मतलब जब कोई प्रकाश किरण सतह से टकराती है तो वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। चलिए अब आप क्या करेंगे, परावर्तन का डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनता है ध्यान दो जरा। अब आपको दर्पण से परावर्तन करना है तो आपको पहले एक क्या ले लेना है, एक दर्पण ले लेना है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने क्या ले लिया, एक दर्पण ले लिया।
अब दर्पण कैसे बनाओगे आप ध्यान देना जरा, इस तरीके से आप एक लाइन बनाना, ठीक है, और इसके एक साइड क्या कर देना, पॉलिश कर देना, ठीक है। यहां पर आप क्या कर दोगे, पॉलिश, ठीक है। पॉलिश हमने क्यों की, क्योंकि सरफेस कैसी होनी चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, मतलब जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। वो क्या बोलते हैं, हाँ ठीक, ये मैं दिखा रही हूँ। हाँ देखो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी ग्लास और मिरर, ठीक है, क्या है, किस तरीके से दिखते हैं ये भी हम देखेंगे अभी, ठीक है। अब देखो पहले अपन ये देख लेते हैं कि परावर्तन होता कैसे है। परावर्तन कैसे होता है कि ये आप क्या ले लेंगे, एक आपने एक मिरर ले लिया। अब दो टाइप के मिरर हो सकते हैं, तीन वैसे, देखो एक समतल दर्पण हो सकता है, समतल मतलब क्या होता है, प्लेन मिरर, ठीक है। हाँ सब दिखाऊंगी अभी, ठीक है। अब देखो एक समतल होता है ना, समतल दर्पण ऐसा होता है जो बिल्कुल एकदम क्या होता है, प्लेन होता है, उसे प्लेन मिरर बोलते हैं, और जिसमें बराबर साइज का ही इमेज बनता है, ठीक है, बराबर साइज का इमेज बनता है। अब देखो ये आपने दर्पण बनाया, ठीक है, और इसके यहाँ पे आपने एक साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी। पॉलिश क्यों की है, क्योंकि वो सरफेस कैसा होना चाहिए हमारा, कैसा होना चाहिए, नॉन ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार लाइट ना जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करनी है, एक अभिलंब डालना है, क्या डालना है, अभिलंब, लेकिन अभी नहीं, जब कब इस पे जब लाइट पड़ेगी तब, जब आप क्या करोगे, इसके ऊपर ये जो मिरर है इसके ऊपर जब लाइट टकराएगी, मिरर के ऊपर जब लाइट टकराती है तो यहाँ पर एक क्या बन जाता है, पॉइंट बन जाता है, और इस पॉइंट पे आपको बनाना है क्या, एक अभिलंब। इस पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का परपेंडिकुलर बनाना, और ये क्या होगी, इससे टकराने के बाद अब इसके आर पार तो जा सकती नहीं है, तो ये क्या करेगी, इस साइड बाउंस बैक हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है प्रकाश का परावर्तन, इस साइड क्या हो जाएगी, ये बाउंस बैक हो जाएगी। अब देखो जो किरण आती है ना, अब देखो दर्पण को आप एम एन करके ऐसे नाम दे सकते हो। जो किरण आती है इससे टकराती है, इसे अपन बोलेंगे आपतित किरण, क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और जिसका क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है, उसे अपन क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। और यहां पर एक इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब, क्या बोलते हैं इसको अपन, अभिलंब, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर आपने जो डाला है। अब आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है इसे बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण, है ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं और परावर्तन कोण को आर, ठीक है। आया समझ में, ये आप डायग्राम बनाओ जब तक मैं आपको वो दिखाती हूँ, आप बनाइए। देखो ये ना एक ग्लास स्लैब है, ये क्या है, ग्लास स्लैब। जो मैंने आपको बोला था ना कि अपवर्तन जो होता है, अपवर्तन जो मैंने आपको बताया था कि अपवर्तन में सरफेस कैसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी, मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। तो ये जो ग्लास स्लैब आपको दिख रही है ये होता है ग्लास, ये होता है कांच, इसके आर पार देखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो आपका दर्पण होता है, दर्पण में एक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, और उसके आर पार देखा जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। अभी इसका जब अपन अपवर्तन सीखेंगे ना तब इसका यूज भी होगा, इससे कैसे लाइट ट्रेवल करती है। अब देखो मैं माध्यम बता रही थी, सघन और विरल। अब ये जो ग्लास स्लैब है इसके आसपास यदि मैं बात करूं तो आसपास तो एयर है, लेकिन इसके अंदर की यदि मैं बात करूं तो एयर नहीं है। अब इसके बाहर का जो मीडियम ये वाला है, इसके बाहर एयर है, बाहर यदि लाइट रहेगी तो वो इजीली ट्रेवल करेगी, लेकिन इसके अंदर जब लाइट जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माध्यम कैसा रहने वाला है, सघन, और इसके बाहर माध्यम कैसा रहने वाला है, विरल। तो यदि बाहर से लाइट अंदर जाएगी, इसके बाहर से इसके अंदर लाइट जाती है तो क्या होता है, बाहर लाइट स्पीड से आती है,
क्योंकि बाहर माध्यम विरल वाला होता है, विरल वाला माध्यम होता है तो तेजी से लाइट आती है। लेकिन जैसे ही लाइट यहाँ टकराएगी और इसके अंदर जाएगी तो क्या होगा, माध्यम सघन हो जाएगा और पार्टिकल्स, अब ये कांच के अंदर तो पार्टिकल्स पास पास ही होंगे और पार्टिकल्स के बीच में उसे कम गैप मिलेगा तो वो छोटा रास्ता ढूंढेगा और उसकी स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी और वो छोटे रास्ते से बाहर आएगा। ठीक है, ये अपन कब सीखेंगे, जब अपन क्या देखेंगे, अपवर्तन देखेंगे। अपवर्तन में हमें क्या चाहिए होता है, ट्रांसपेरेंट चीज चाहिए होती है और इस यही वाला आपका बुक में ग्लास स्लैब से ही अपवर्तन दिया गया है, तब भी हम करके देखेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बता रही थी कि पारदर्शी और अपारदर्शी क्या होता है। ठीक है, तो यह क्या है, पारदर्शी है। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन, लेकिन ये अपन ने किससे किया है, ये अपन ने दर्पण से किया। याद रखना, कांच से नहीं हुआ है, ये किससे हुआ है, दर्पण से। दर्पण कैसा, जिसके आर पार लाइट ट्रेवल ना कर सके, जिससे लाइट टकराए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए। अब एक चीज मैंने आपको नोट लिखवाया था और उस नोट में मैंने क्या बताया था आपको, उस नोट में मैंने ये बताया था कि परावर्तन में कभी माध्यम परिवर्तित नहीं होता। अब बताओ, जब ये लाइट आई और इससे टकराई तो माध्यम सघन या विरल चेंज हुआ, नो, कोई चेंज हुआ। अब यदि मैं आपसे बोलती हूँ कि वहां से इस बोर्ड पे लाइट टकराती है और ऐसे बाउंस हो जाती है, तो हवा ही तो था मीडियम, मीडियम विरल ही तो था। बताओ, मीडियम कभी सघन हुआ इसके बीच में, नहीं हुआ। लेकिन वो जो मैंने आपको ग्लास स्लैब दिखाया था उसमें क्या हो रहा है, लाइट उसके अंदर एंटर कर रही है और एंटर कर रही है इसलिए इसका अंदर का जो मीडियम है वो अलग है और बाहर का जो मीडियम है वो अलग है। लेकिन जब दर्पण से आप परावर्तन कर रहे हैं तो क्या होगा, माध्यम जो है वो चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो बोर्ड है ना, ये एक बोर्ड नहीं है, ये एक मिरर है, एक दर्पण है। अब इससे लाइट आएगी और आर पार तो जा नहीं सकती, तो वही उसी माध्यम में टकराकर क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इसमें माध्यम तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, एयर में ही था और एयर में ही वो, मतलब विरल माध्यम में ही वो आई और विरल माध्यम में ही वो चले गई, जो भी माध्यम था उसका। ठीक है, तो ये जो आती है ना, इस किरण को अपन बोलते हैं आपतित किरण, और जिसका परावर्तन हो जाता है उसे अपन बोलते हैं परावर्तित किरण। अच्छा, जैसे ही यहाँ पर लाइट आती है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, इस पॉइंट पे आप क्या बनाते हो, एक लंब डालते हो। लंब देखो ऐसे डलता है, ऐसे डलता है लंब, मतलब यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, ठीक है, लंब डालते हैं आप एक उस पे। उसके बाद ये किरण आपतित हो गई और ये अभिलंब हो गया। तो अभिलंब और आपतित किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के साथ जो एंगल बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं। आया समझ में, मतलब इन दोनों एंगल बनने में कौन सी वाली रे जो है वो कॉमन है, अभिलंब। एक एंगल बनता है आपतित किरण और अभिलंब के साथ और एक एंगल बनता है परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ। आया समझ में। अब लेकिन ये 90 डिग्री नहीं है। 90 डिग्री कब होता, जब ये पूरा यहाँ तक टच करता या ये वाला यहाँ तक टच करता, लेकिन एंगल तो इतना ही बन रहा है और यहाँ पर भी इतना बन रहा है, तो 90 डिग्री नहीं है। अब देखो, ये अपन ने क्या पढ़ लिया, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अच्छा, ये चीज देखो, ये इसको आई से और आर से डिनोट करते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका आपतन कोण होता है, एक कोण कौन सा होता है आपका, आपतन कोण, नाम से ही समझ में आ रहा है। देखो कौन सी किरण से बन रहा है, आपतित किरण से, तो कौन सा कोण होगा, आपतन कोण। इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। अब इसलिए देखो आई से स्टार्ट होता है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आप इसे किससे डिनोट कर देंगे, आई से। और ये जो कोण है ये कौन सी किरण के साथ बन रहा है, परावर्तित किरण के साथ बन रहा है, तो कौन सा कोण होता है बेटा, परावर्तन कोण। कौन सा कोण होता है, परावर्तन कोण। और इसे अपन बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे आप, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन कोण मतलब ये वो वाला कोण है जब परावर्तन हो गया है, वो किरण टकराकर वापस लौट गई है। देखो यहाँ पे टकराई और टकराकर वापस लौट गई, तो वो किरण कौन सी होगी, जिसका परावर्तन हो चुका है, वो होगी परावर्तित किरण।
परावर्तन हो गया मतलब परावर्तित किरण, ठीक है। और परावर्तित किरण के साथ यदि जो एंगल बनता है तो उसे कौन सा बोलते हैं, परावर्तन कोण। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आर से स्टार्ट होता है इसलिए हम यहाँ पे आर से डिनोट कर रहे हैं। और इंसिडेंस जो है वो इंसिडेंट के साथ बनता है, हम इसे आई से डिनोट कर रहे हैं। आया समझ में? डन। अब देखो ये वाली रे का इंग्लिश नाम है इंसिडेंट रे। क्या नाम है? इंसिडेंट रे। और इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि जो परावर्तन होता है ना, परावर्तन, परावर्तन जो होता है ना उसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन हो चुका है इसलिए वो रे हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसे आर से डिनोट करते हैं। और इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसे आई से डिनोट करते हैं। इसको ड्रॉ करो। उसके बाद अपन पढ़ेंगे परावर्तन के दो नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखो, बना लो इसको। देखो अब एक चीज समझना आप, हमने ये जो देखा था ये क्या था, समतल दर्पण है। समतल दर्पण कौन सा होता है? जो आपके घर पे दर्पण होता है ना, जो एकदम क्या होता है, प्लेन होता है, जिसमें एकदम सेम साइज का इमेज बनता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं अपन? समतल दर्पण। इसके बाद दो दर्पण और पढ़ेंगे अपन, एक अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण और एक अपन पढ़ेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। ये समतल है लेकिन ये एकदम फ्लैट है, एकदम सीधा समतल है, जिसमें आपका बराबर इमेज बनता है, एकदम बराबर, ठीक है, इक्वल। चलिए ये हो गया। अब अपन लिखेंगे इसके लॉज, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। डन ये सभी का। अब लिखो परावर्तन के नियम। क्या लिखना है अब आपको? परावर्तन के नियम। अब परावर्तन के नियम क्या होते हैं वो आपको लिखना है। डन। लिखो परावर्तन के नियम। पहला नियम लिखना, आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब
तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देखो इसको देख लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। बस देखकर लिखना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा लिखेंगे, आपतन कोण का मान आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो ये वाला पॉइंट भी आप यहीं से लिख दोगे। देखो बराबर बराबर दूरी पे गए हैं वो, ये भी जिस डिस्टेंस से आ रही है उतनी ही डिस्टेंस पे ये जा रही है। तो जो ये एंगल बनते हैं ना दोनों, जो ये होगा वही ये होगा। मतलब आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, क्योंकि अभिलंब से ही बन रहा है और डिस्टेंसेस भी उनकी क्या है, इक्वल है। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। लिख लो, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। लिख लीजिए। लिखा आपने? डन। चलिए, अब ये हमारा क्या हो गया, परावर्तन हो गया। अब हम देखेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, दर्पण के बारे में पढ़ना है, उनके प्रकार पढ़ना है हमको, कितने टाइप्स के होते हैं ये। पहला प्रकार पहले तो मैंने आपको बता ही दिया है, एक होता है आपका समतल दर्पण। अच्छा, इस चीज को आप लिखना मत, इस चीज को आप बस ऐसे ही याद रख लो कि दर्पण होता क्या है। ठीक है, अब बहुत सारा डिटेल में नहीं लिख रहे हैं हम। देखो दर्पण किसे कहते हैं तथा कितने प्रकार का होता है वो आप समझना। ये हो गया ना सभी का, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ऐसे एंगल आई होता है इक्वल एंगल आर। एंगल आई जो होता है वो बराबर होता है एंगल आर के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दर्पण क्या है, डेफिनेशन सुनना। एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाले संपूर्ण प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश को क्या कर दे, परावर्तित कर दे। उसे क्या बोलते हैं अपन, दर्पण। आया समझ में? दर्पण एक ऐसी युक्ति होती है जो अपने ऊपर आपतित होने वाले प्रकाश को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। ठीक है, अब दर्पण को क्या कैसे बनाया जाता है, कांच का एक पृष्ठ जो होता है, कांच ही जो होता है, उसके एक साइड पे आप क्या कर देंगे, टिन या मरकरी की यौगिकों की पॉलिश कर दी जाती है। कांच जो होता है ना, कांच, उसकी सरफेस पे, पीछे वाली सरफेस पे आप क्या करोगे, उस टिन या मरकरी है ना, मेटल है ये, उसकी आप क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। तो उसकी एक सरफेस कैसे हो जाएगी, मतलब उसकी सरफेस कैसी बन जाएगी, एक पे पॉलिश हो जाएगी। तो वो अब ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगी, वो बन जाएगी नॉन ट्रांसपेरेंट। ठीक है, इनको पॉलिश करके बनाया जाता है। दर्पण के प्रकार देखो, 3 प्रकार हो सकते हैं आपके। अब ध्यान से समझना, 3 प्रकार में कौन कौन सा प्रकार हो सकता है। देखो, एक होता है आपका समतल दर्पण,
एक होता है आपका समतल दर्पण, जिसे अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या होता है? समतल दर्पण, जिसे अपन बोलते हैं प्लेन मिरर। जो मैंने आपको अभी अपन ने डायग्राम में बनाया था ना, जो इस तरीके का होता है, जैसे प्लेन है एकदम। अच्छा, डायग्राम में मैंने ऐसे बनाया था उसको, आप चाहो तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ऐसे होता है, जिसकी एक साइड क्या हो जाएगी? पॉलिश हो जाएगी। आया समझ में? एक साइड पॉलिश हो गई, मतलब एक सरफेस जो है वो पॉलिश है, और ये वाली जो सरफेस है वो स्मूथ है। मतलब लाइट किधर टकराएगी? इधर नहीं, लाइट इधर टकराएगी। आया समझ में? एक होता है परवलय दर्पण। क्या होता है? एक होता है आपका कौन सा दर्पण? परवलय दर्पण। परवलय दर्पण जो होता है ना, ये कैसा होता है? ध्यान देना, परवलय के आकार का होता है ये, इस तरीके के, इस तरीके से होता है, ऐसे। ठीक है, मतलब जिसका, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, जो जो जिस पे लाइट टकराती है ना, उस सतह को अपन बोलते हैं परावर्तक तल। क्या बोलते हैं? परावर्तक तल। तो जिसका परावर्तक तल समतल होता है वो समतल दर्पण हो जाएगा, जिसका परावर्तक तल परवलय जैसा होता है वो परवलय दर्पण हो जाएगा। अब थर्ड नंबर पे आता है एक गोलीय दर्पण, जिसके बारे में ही अपन को पढ़ना है। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण। देखो, अब हमको क्या पढ़ना है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक तल गोल होता है, गोलीय होता है, उसे अपन क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। सुनना इसके बारे में, है ना। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ये अच्छा, इसे कैसे बनाते हैं? गोलीय दर्पण को कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझना है, ठीक है। गोलीय दर्पण को आपको बनाना है ना, तो ध्यान देना, गोलीय दर्पण वो जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है, मतलब इस तरीके से, ठीक है, या इस तरीके से, ठीक है, ऐसे होगा। अब देखो ये तल कैसा है? गोल है ना, गोलीय है। सिमिलरली इसको देखो, ये ऐसा है, गोलीय है। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय होता है उसे क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। अब ये कैसे बनता है वो समझना। गोलीय दर्पण एक खोखला गोला होता है। मैंने क्या बोला? गोलीय दर्पण एक खोखला गोला होता है, जिसे इसके केंद्र से दो बराबर भागों में बांटने पर आपको दो दर्पण मिलते हैं, एक अवतल और एक उत्तल। गोलीय दर्पण क्या होता है? एक खोखला गोला होता है। देखो अपन बनाएंगे, आपने क्या कर दिया? एक खोखला गोला ले लिया। खोखला गोला मतलब कि एक होलो स्फेयर लिया, ठीक है। एक खोखला गोला होता है। अच्छा, गोला है तो इसका केंद्र भी होगा, ऑब्वियस सी बात है। अब गोलीय दर्पण एक खोखला गोला होता है, जिसे उसके केंद्र से दो बराबर भागों में बांटने पर, एक साइड में अंदर से पॉलिश, एक साइड में बाहर से पॉलिश करने पर दो दर्पण आपको मिलते हैं। इसको केंद्र से दो बराबर भागों में बांट दोगे, मतलब आपने क्या कर दिया? इसको यहां से दो भागों में क्या कर दिया? बांट दिया। और एक भाग में कर दोगे बाहर से पॉलिश, और एक भाग में कर दोगे अंदर से पॉलिश। एक भाग में कर दोगे बाहर से पॉलिश, और एक भाग में कर दोगे अंदर से पॉलिश। तो दो दर्पण मिल जाएंगे। दो दर्पण कैसे मिलेंगे? देखो जरा ध्यान से। एक भाग में करी है अंदर साइड से पॉलिश, और एक भाग में करी है बाहर साइड से पॉलिश, मतलब ये वाले हिस्से से इस तरीके का दर्पण मिलेगा, और ये वाले हिस्से से ऐसा दर्पण मिलेगा। अब दोनों में चेंज है। दोनों में चेंज ये है, इसका परावर्तक तल अंदर की ओर है, अंदर की ओर है, और इसका परावर्तक तल उभरा हुआ है, मतलब कि बाहर की ओर है। इसका परावर्तक तल अंदर की ओर है, और इसका परावर्तक तल बाहर की ओर है। अब दोनों में फर्क समझो। जिसका परावर्तक तल अंदर अंदर की तरफ होता है, अंदर की ओर होता है, वो होता है आपका अवतल दर्पण। कौन सा? वो होता है आपका अवतल दर्पण। और जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है
और उभरा हुआ होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। तो क्या होता है, गोलीय दर्पण एक खोखला गोला होता है जिसे उसके केंद्र से दो बराबर भागों में काटने पर एक भाग में अंदर से पॉलिश और एक भाग में बाहर से पॉलिश की जाती है। तो आपको दो दर्पण प्राप्त होते हैं, एक होता है आपका उत्तल और एक होता है आपका अवतल। ठीक है, जिसका परावर्तक तल क्या होता है, अंदर की ओर होता है, वो आपका अवतल दर्पण होता है, और जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर होता है ये आपका उत्तल दर्पण होता है। आया समझ में? अब देखो दोनों के केंद्र चेंज हो जाएंगे। दोनों के केंद्र कैसे चेंज होंगे? अब इसका परावर्तक तल इधर साइड है तो केंद्र इधर आ जाएगा, केंद्र इधर आ जाएगा, और इसका परावर्तक तल कहाँ साइड है बताओ? बाहर साइड है, तो इसका केंद्र इधर आ जाएगा। आया समझ में? इसका केंद्र कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। इस वाले का केंद्र इधर आ जाएगा और इस वाले का केंद्र इधर आ जाएगा। मतलब समझो, केंद्र जो इसका केंद्र है ना ये परावर्तक तल के सामने है, लेकिन इसका जो केंद्र है ना वो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है। इसका जो केंद्र है वो परावर्तक तल के एकदम सामने ही है, लेकिन इसका जो केंद्र है इधर कैसे हो सकता है आप बताओ? जब हमने इसको यहां से डिवाइड किया है तो केंद्र यहां कैसे हो सकता है? तो इसका परावर्तक तल भले ही इधर साइड है, लाइट भले ही इधर से पड़ रही है, लेकिन इसका केंद्र यहाँ, और जिस साइड केंद्र होता है उसी साइड फोकस होता है। केंद्र का आधा ही फोकस होता है, तो यहाँ पर इसका क्या रहेगा? फोकस, और इसका फोकस कहाँ रहेगा? यहाँ पे। तो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है इसे क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? तो अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है ना वो इसके परावर्तक तल के सामने होता है और फोकस भी। लेकिन उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है वो दर्पण के पीछे होता है, दर्पण के पीछे। मतलब दर्पण की यहाँ पे पॉलिश हो गई ना, दर्पण तो खत्म हो गया, दर्पण के पीछे केंद्रक होता है। आया समझ में? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ कुछ पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। देखो एक कोई सा दर्पण ले लूंगी मैं, इन दोनों में से कोई एक दर्पण में लूंगी और दोनों के पॉइंट सेम होते हैं, जो पॉइंट इसमें है वही पॉइंट इसमें है। ठीक है, मैंने ये वाला दर्पण ले लिया जो अपन पहले पढ़ने वाले हैं। अब बताओ कौन सा दर्पण है, देख के ही बता दो, जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर है। परावर्तक तल ये है जो चिकना चिकना पार्ट है, उसका स्मूथ पार्ट जो है ना वो है, ये है परावर्तक तल। तो जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। अब देखो याद रखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, याद रखना। अच्छा, जो चीजें मैं इसमें बता रही हूँ वही चीजें उसमें भी। कौन से वाले में? उत्तल में। ये मैंने कौन सा ले लिया? अवतल ले लिया। सबसे पहले तो एक ये बीच वाला जो बिंदु होता है इसे पी बोलते हैं। पी मतलब कि पोल, हिंदी में इसे बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं? ध्रुव। इस दर्पण से इस दर्पण तक आप एक इमेजिनरी लाइन बनाते हो, इसे बोलते हैं एम एन, एम एन। और इसे क्या बोलते हैं अपन? द्वारक, अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको? द्वारक। ये आपको बनानी नहीं है इमेजिनरी लाइन, वो तो अपन कंसीडर करते हैं, मानते हैं। ठीक है, कि ये से ये पॉइंट को मिलाने वाली लाइन एक होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? द्वारक। ठीक है, द्वारक बोलते हैं। एक ये जो बीच वाला पॉइंट होता है, जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, इसका सेंटर वाला पॉइंट, इसे पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल, ध्रुव बोलते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि खोखला गोले को काट के बीच से बनाया है, तो उसका क्या होता है? एक केंद्र होता है ना, और इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। और इसे सी से दर्शाते हैं। इसे सी से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि इसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर सेंटर है ना, ये सी है, सेंटर है, इसलिए सी से डिनोट करेंगे। और हिंदी में अपन इसे बोलते हैं वक्रता केंद्र।
हिंदी में अपन क्या बोलेंगे इसको? वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। आया समझ में? अब केंद्र से आधा एक बिंदु होता है, केंद्र से यहाँ पे आधा, मतलब इस डिस्टेंस को आधा आधा कर लो, तो यहाँ पे एक होता है फोकस। अब ये क्या होता है उसको भी पढ़ेंगे, ये कहाँ से आया ये बिंदु। वैसे फिलहाल इसे बोलते क्या है? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। फोकस बोलते हैं। और एक लास्ट वाला बिंदु होता है जो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत, इन्फिनिटी। क्या होता है? इन्फिनिटी। लास्ट वाला पॉइंट हो गया इन्फिनिटी, यहाँ वाला पॉइंट हो गया सी, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। यहाँ वाला जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं फोकस। अब ये कैसे आता है, ये कैसे बनता है वो भी देखेंगे, लेकिन अभी सिर्फ याद रख लो कि हाँ फोकस होता है। अब देखो और भी इसमें चीजें होती हैं। एफ समझ गए ना, फोकस होता है। अब देखो अपन दर्पण में कोई भी दूरियां जो मेजर करते हैं वो कहां से मेजर करते हैं? पोल से। कहां से मेजर करते हैं? अपना एक रेफरेंस पॉइंट होता है ना कि यहां से यहां तक, तो अपन इसमें डिस्टेंसेस नापेंगे तो कहां से नापेंगे? यहां से। ये रेफरेंस पॉइंट है अपना। जैसे मान लो मुझे दूरी नापनी है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ ना यहां से, तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट होगा कि मुझे यहां से वहां तक नापना है। तो इसीलिए दर्पण में भी एक पॉइंट होता है जिस डिस्टेंसेस नापने का, पोल से ही नापी जाती है। ठीक है, पोल से नापी जाती है। अब देखो यदि मैं पोल से सी तक की दूरी मेजर करती हूँ, पोल से सी तक की दूरी, यहां से पोल तक की दूरी जो होती है इसे डिनोट करते हैं आर से। किससे? और इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेडियस। पढ़ा है मैथ्स में रेडियस क्या होता है? अब देखो मैंने आपको बताया था कि गोला है, गोले का एक केंद्र है। अब आपने मैथ्स में पढ़ ही लिया होगा कि जब आप यहां से केंद्र तक की दूरी नापते हो, बिल्कुल ये वाली जो लाइन है ना इसकी परिधि बोलते हैं ना, यहां से आप यहां तक की लाइन जब मेजर करते हो तो ये क्या होती है? रेडियस होती है ना, त्रिज्या होती है ना। आप एक वृत्त लेते हो इस तरीके से और यहाँ से केंद्र तक की जो डिस्टेंसेस अपन नापते हैं ऐसे, तो इनको क्या बोलते हैं अपन? त्रिज्या बोलते हैं ना। और एक्चुअली में ये भी अपन केंद्र तक ही तो ले रहे हैं ना, केंद्र तक ही ले रहे हैं ना, तो ये इतनी इतनी दूरी को हम क्या बोल देंगे? त्रिज्या बोल देंगे। हम इतनी इतनी दूरी ही तो ले रहे हैं ना, तो त्रिज्या हो गई। तो देखो यहां तक यही तो वो पॉइंट था, ये वाला जो, ये तो फोकस हो गया, ये है त्रिज्या वाला पॉइंट, ये है सेंटर वाला पॉइंट, और यहीं से तो हमने से दो भागों में कट किया था, है ना। तो ये क्या हो गई? इसकी सेंटर तक की दूरी नाप रहे हैं ना, पोल से सेंटर तक की, तो ये क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी। तो इसे बोलेंगे आर। वक्रता त्रिज्या मतलब कि आर, रेडियस। तो आर से डिनोट कर देंगे, ठीक है, नो डाउट। अब पी से लेके एफ तक को भी तो नापोगे ना फिर। अब पी से लेके सी तक को तो बता दिया मैंने कि रेडियस बोल देंगे क्योंकि गोला है और उसका केंद्र तक का नाप रहे हो तो क्या होती है? वो त्रिज्या ही होती है। अब पी से लेके एफ तक भी नापोगे और उसको डिनोट करेंगे स्मॉल एफ से। किससे? स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे और इसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ मतलब कि फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? फोकस दूरी, फोकल लेंथ। पोल से लेके एफ तक की जो दूरी नापते हो ना उसे बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। आया समझ में? डन। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स बताए हैं कि ये पॉइंट इसमें होते हैं। अब इसमें अपन वो रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद इसकी इमेज भी अपन बनाना सीखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे रखेंगे, कहाँ कहाँ पर बनता है, और बाकी मैं चीजें आपको ऐसे शो भी करूँ। ठीक है, सारी चीजें।